नमस्कार, जय हिंद। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान का, और संविधान के अध्ययन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था भारतीय संविधान के विकास के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संविधान की सभा के बारे में। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर। ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान का भाग 1, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 1 जो कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद यदि हम बात करें भाग 2 की, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और जो कि भारतीय नागरिकता के संबंध में है। हम लोग प्रारंभ करें यदि भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र से, तो इसके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है या इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस भूभाग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, भारतीय संविधान केवल वहीं तक लागू है। यानी कि हमें यह जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान कहां कहां लागू है और उसके कौन से अनुच्छेद किन राज्यों में लागू हैं, किन राज्यों में विशेष प्रावधान के तहत कुछ अनुच्छेद नहीं लागू हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें अनुच्छेद 1 की, ठीक है, तो उसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। राज्यों का क्या कहा गया है? एक संघ कहा गया है। संघ मतलब यूनियन। ठीक है, संघ भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि बात करें कि पहला होता है परिसंघ, जिसको कन्फेडरल कहा जाता है, दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। यहाँ पर यदि सबसे मजबूत या जिसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी हो वो होता है यूनियन। ठीक है, सबसे कमजोर होता है परिसंघ और उसके बाद फिर आता है फेडरल और सबसे मजबूत होता है यूनियन। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि जो भारत का संघ है, ठीक है, वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी जो राज्य है उन्होंने किसी समझौते के परिणाम से इकट्ठे ना होकर, वह खुद में एक यूनियन है, खुद का एक गठन है। परिसंघ में क्या है, राज्य जो है वह अलग हो सकता है। ठीक है, फेडरल में भी राज्य अलग हो सकता है लेकिन यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अच्छा, भारत जब राज्यों का एक संघ है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? पहला तो है भारत का राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा ऐसा भूभाग जो कि कभी युद्ध में अर्जित किया जाए। तो वह क्या आएगा? वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आएगा, जो कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसकी पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। संघ वो भी यूनियन। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। संघ में कौन कौन है? पहला राज्य क्षेत्र है, दूसरा संघ क्षेत्र है और तीसरा अर्जित क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जो कभी भारत के द्वारा अर्जित किया जाए वह अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है, बताया जाएगा कि इस क्षेत्र में भी भारतीय संविधान जो है वह लागू है। उसके बाद यदि हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की, तो उसमें यह बताया गया है कि कोई भी नया भूभाग यदि भारत में शामिल किया जाएगा तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, यानी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसमें कभी भी परिवर्तन होगा तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के साथ होगा। किसी नए भूभाग को भारतीय भूभाग में शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो भारतीय भूभाग है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की, तो यदि कोई भी नया भूभाग भारतीय भूभाग में शामिल होगा, ठीक है, कोई भी क्षेत्र यदि भारत के राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र में शामिल होगा नया, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि जो वर्तमान भारतीय भूभाग है, जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें किसी नए राज्य का गठन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, ठीक है, किसी नए राज्य का गठन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। 3 में क्या कहा गया है? नए राज्य का गठन, राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, उसके बाद आएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। उसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है एवं अनुच्छेद 3 है उसकी जो प्रक्रिया होगी वह संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगी। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संविधान होंगे, भारतीय जो भी संशोधन होंगे भारतीय संविधान में, वह संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे। क्यों? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 द्वारा संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन होगा वह साधारण बहुमत से होगा। तो जो ये संशोधन है वह संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। उसके बाद मैं आपको और बता दूं, यदि अनुच्छेद 3 में क्या है कि जब भी संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के गठन की बात करेगी, तो उस संबंधित राज्य को वह विधेयक भेजेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल को वह विधेयक भेजेगा, लेकिन विधानमंडल की राय मानने के लिए जो भारतीय संसद है वह बाध्य नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें भाग 2 की, जो कि नागरिकता के संबंध में है। ठीक है, भारतीय नागरिकता के संबंध में भाग 2 है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। यदि मैं बात करूं कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो वह 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला आपका जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, चौथा देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन से, और 5वां हो जाएगा किसी ऐसे भूभाग का भारत में शामिल हो जाना। तो वहां के जो नागरिक होंगे या वहां के जो व्यक्ति होंगे वह भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। उसके बाद जब नागरिकता अर्जित हो जाएगी, तब उसके बाद जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955 वह लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद यदि हम बात करें कि नागरिकता जो प्राप्त की जा सकती है, वह संविधान में जो वर्णन है वह अनुच्छेद 5 में यदि हम बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार, संविधान के जो प्रारंभ में नागरिकता के क्या अधिकार थे, जब भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे इसमें यह बताया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन कौन होंगे यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में बताया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, ठीक है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, वह भारतीय नागरिक कहा जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के अनुसार वह भारतीय का नागरिक होगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 और जो 7 है वह पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बारे में है कि विभाजन के उपरांत कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन कौन लोग पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में जो बताया गया है कि ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आ जाएं, जिनको ये लगता है कि नहीं हम भारत में रहेंगे, ठीक है, और हमें अब भारतीय नागरिकता चाहिए है, और विभाजन से पहले वो पाकिस्तान में रह रहे थे, तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी यदि 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत आ गए हों और उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो। अदरवाइज यदि वो उसके बाद आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व आ जाए और भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो, तब वे भारतीय नागरिक कहे जाएंगे। ठीक है, 19 जुलाई 1948 क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, व्यक्तियों के यानी कि जो भारत पाकिस्तान के नागरिक थे अविभाजित भारत के, उनके आवागमन पे रोक लगा दी गई थी 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। उसके बाद क्या है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या बताता है, वह नागरिक जो प्रारंभ में भारत से पाकिस्तान चले गए, विभाजन के बाद कहां चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनको वहां अपनी लाइफ जो थी वह सिक्योर नहीं लगी या किसी कारणवश उनको वहां रहना अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि हमें भारत में रहना ठीक है, और वो फिर भारत आए। पहले भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आए, और फिर वह भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें नागरिकता मिलेगी यदि संविधान लागू होने से पूर्व 6 महीने तक यहाँ रह चुके हों और भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 और जो 7 है वह भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर है कि कौन सा व्यक्ति किस देश का नागरिक होगा, इसका निर्णय जो है अनुच्छेद 7 और 6 के तहत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 8 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 8 में ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, जो भारत से बाहर रहकर जॉब करते हैं या वो वहां सेटल हो गए हैं, ठीक है, उनका परिवार वहां सेटल हुआ है लेकिन अभी भारतीय नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता के बारे में बात जो करेंगे हम अनुच्छेद 8 के बारे में करेंगे। कैसे,
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता या पिता में से, दादा या दादी में से, नाना या नानी में से कोई एक भारतीय है और उसने उस देश में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जाकर इंडियन सिटीजनशिप के लिए यदि अप्लाई कर दिया है और वहां की जो इंडियन एम्बेसी है वह उसको भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार कर रही है, तब वह भारत का नागरिक माना जाएगा अनुच्छेद 8 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है यदि आपने किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली तब आपकी भारतीय नागरिकता जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बिना आपके किसी कारण से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आपने किसी विदेश की नागरिकता ले ली है तब अनुच्छेद 9 कहता है कि आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि किसी भी नागरिक की जो नागरिकता है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जाएगी और वह संसद के द्वारा समाप्त की जाएगी। राज्य विधानमंडल इस बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकार नहीं है उसके पास, यह सिर्फ संसद के द्वारा किया जाएगा। नागरिकता किन मामलों में निलंबित की जाएगी? यदि बात करें कि उसने किसी युद्ध में शत्रु देश की मदद की हो, ठीक है, गलत तरीके से नागरिकता ले ली हो, ठीक है, इस प्रकार से यदि उसने नागरिकता ली है या उसने दुश्मन देश की मदद की है या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो और भारत को सूचित ना किया हो, तब अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उसके बाद यदि बात करें कि अनुच्छेद 11 की, तो अनुच्छेद 11 में यह बताया जाता है कि जो नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है वह सिर्फ संसद को है। यानी भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने का जो अधिकार है वह सिर्फ भारतीय संसद को है, अन्यथा इसके अलावा राज्य विधानमंडल को नागरिकता के बारे में निर्णय लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पर राज्य की और राष्ट्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है, यहाँ सिर्फ राष्ट्र की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में होता है, वहां आप राज्य की नागरिकता अलग से लेंगे, राष्ट्र की नागरिकता अलग से लेंगे, लेकिन भारत में इकहरी यानी एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ आप राष्ट्र की नागरिकता लेंगे, राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में आया, ठीक है, तो उसमें समय समय पर अमेंडमेंट किए गए, इसमें संशोधन किए जाएंगे 6। ठीक है, पहला संशोधन 1986 में होगा, दूसरा 1992 में होगा, तीसरा 2003 में होगा, उसके बाद चौथा 2005 में होगा, फिर 2015 में होगा और फिर 2019 में होगा। इस प्रकार से भारतीय नागरिकता का जो अधिनियम है वह उसमें 6 बार अमेंडमेंट किया जाएगा। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि किस प्रकार से अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक, जो कि भाग 1 और भाग 2 है, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है और किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी, और भारत का जो संविधान है वह कौन कौन से भूभाग पर लागू होगा। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये भारत के जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 है उसमें ये कहा गया है। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।